वो फटाफट फ्रेंड्स को बोल दें कि वो ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आज हम डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप लोगों की पेपर्स चालू होने वाली है क्लास। परसों आप लोगों की एक पेपर है शायद से, यही कल आप लोगों ने मुझे बोला है ना? यस मैम, हो चुके हैं पेपर शुरू। ओके। तो कल हमने ना भूगोल जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो है कुछ कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में, आपके पोर्शन में बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं, मतलब उनसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो उन्हीं चैप्टर्स को मैं पहले आप लोगों के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करूंगी। जैसे कल हमने ब्राजील और भारत की एक आलोचना की ना, किसके बेसिस पे की? वनस्पति और वहां पे जो मुख्य प्राणी मिलते हैं उसी बेसिस पे कल हमने पढ़ाई की है ना। उसी बेसिस पे कल हमने समझा कि भारत और ब्राजील को ही क्यों लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों देशों में कुछ समानता पाई गई है। अब कौन सी समानता है, किस प्रकार की समानता है, वो कल हमने पढ़ा। देखिए, हमने वनस्पति को पढ़ा, हमने पशु पक्षियों को पढ़ा, लेकिन और भी कुछ कुछ चीजें हैं जिनमें बहुत सिमिलैरिटी या बहुत ना समानता पाई गई है भारत में और ब्राजील में। इसीलिए हमने जो है ना, हमने इन दोनों देश की आपके सिलेबस में एक तुलना दी गई है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज एक और ऐसा चैप्टर लेंगे जो आपके पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रश्न उससे आने वाले हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स वो कैरी करते हैं। ऐसा ही एक चैप्टर है जनसंख्या, है ना आपके सिलेबस में एक चैप्टर जनसंख्या करके? यस मैम है। हाँ, तो ये जनसंख्या को आज हम समझेंगे। और जनसंख्या ब्राजील में और इंडिया में, भारत में क्या उनकी समानता, क्या जो प्राकृतिक चीजों के साथ साथ ये जो मानवीय भूगोल है, ये मानवीय भूगोल में भी इनकी समानता कैसे पाई गई है, इसको भी आज हम जानेंगे। कि ये जो यहाँ इन दोनों देशों की जो समानता है, ये जनसंख्या में भी कैसे इन दोनों को इम्पैक्ट करती है, कैसे प्रभाव डालती है। क्योंकि चीजों को समझना है, डिटेल में जानना है, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही कह रही हूँ, पेन और पेंसिल पेपर जो भी कुछ है अपने साथ रखिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम चीजों को जानेंगे, कुछ नोट डाउन करना हो सकता है। साथ साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें। जो भी प्रश्न जहां भी आप लोगों को लग रहा है कि मैम से पूछना है, देन एंड देयर मुझे स्टॉप करेंगे, बोलेंगे मैम मुझे सवाल पूछना है, और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्योंकि क्लास में जब हम आए हैं और हमारा एग्जाम बहुत पास है, तो हमें जो है ना, हमें अपने डाउट्स को अपने साथ में ही रखना है। जब भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जब भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आपके मन में आ रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत अगर हम डिस्कशन के थ्रू उसको सॉर्ट कर लें, उसको सॉल्व कर लें, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन शेयर स्टार्ट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या, यानी भारत और ब्राजील की वही तुलनामूलक एक कंपैरिजन वाली स्टडी करेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से अगर मैं पूछूं जनसंख्या का मतलब क्या होता है, भूगोल की भाषा में जनसंख्या का मतलब क्या होता है? क्या होता है जनसंख्या का मतलब? कौन बताएगा मुझे जनसंख्या का मतलब क्या होता है? आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जनसंख्या क्या है, व्हाट इज जनसंख्या, तो आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? क्या आप लोगों को पता है कि जनसंख्या की जो गणना होती है वो कितने साल तक होती है, कैसे होती है, किसी को पता है? हाँ जी, सानिया बताइए। यस मैम, जनसंख्या मतलब अम, मतलब जो लोग होते हैं देश के, हम्म। उनकी जो गिनती की जाती है 10 या हम्म। 20 सालों में। तो वो वो जो इंसानों की गिनती होती है, वो हिसाब से क्षेत्रफल कितना है और वहां पर रहने वाले इंसानों के स्थान कितने हैं, ये दर्शाया जाता है। जी, तो जनसंख्या आपने सही बताया। जनसंख्या जो होती है वो भूगोल की भाषा में एक पर्टिकुलर स्थान पर कितने मनुष्य की या कितने इंसानों की बस्ती वहां पे है, कितने लोग वहां पे रहते हैं,
इसको जनसंख्या कहा जाता है। और जनसंख्या जो होती है ना, वो छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी का कैलकुलेशन यहाँ पे किया जाता है। इस कैलकुलेशन को कहा जाता है सेंसस, CENSUS। ये सेंसस जो होती है वो सरकार द्वारा की जाती है हर 10 साल अंदर अंदर। मतलब अगर 2000 में हुई है तो 2010 में होगी, 2010 में हुई है तो फिर 2020 में होगी। लेकिन बीच में वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से एक साल वो मिस हो गया था। तो जो है सेंसस का मतलब यही होता है कि ये एक वार्षिक या 10 वार्षिक में एक बार गणना करना कि भारत का जो पूरी पूरी जो जनसंख्या है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये जनसंख्या की जो स्टडी होती है ये हर एक देश में होती है, जैसे आप लोगों ने कहा। लेकिन ये जनसंख्या हम क्यों करते हैं, जनसंख्या को भूगोल में जानने की जरूरत क्या है? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन मन में नहीं आया कि हम जनसंख्या क्यों पढ़े, किस लिए भूगोल में जनसंख्या इंपॉर्टेंट है? जबकि जनसंख्या तो एक प्रकार की मैथमेटिक्स है कि हमको यहाँ पे मैथ्स भी करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है। तो जरूरत क्या है भूगोल में जनसंख्या पढ़ने की? कौन सोचेगा, कौन बताएगा क्यों पढ़े हम जनसंख्या, किस लिए पढ़े? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए क्लास में ना हमें थोड़ी सी डिस्कशन एक दूसरे के साथ करनी पड़ेगी, ना हम चीजों को नहीं समझेंगे। सानिया ही सिर्फ आंसर दे रही है, जी बताइए। यस मैम। हम जनसंख्या की गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि उस हिसाब से हमारे यहाँ कितनी आयात निर्यात होगी ये भी हमें पता चल सकता है। और हमें मतलब वो क्षेत्र में पीक कितना लेना होगा, वहाँ की क्षेत्रफल कितना है, ये सब जानकारी हमें इससे मालूमात लेने आ सकती है। क्योंकि हमारे देश की प्रगति कितनी हो रही है ये सब उससे पता चल सकता है। बराबर, एकदम सही। क्योंकि देश की प्रगति के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंसान चाहिए जो काम करेंगे, उससे रोजगार होगा, रोजगार से क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा, व्यापार होगा, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो कितनी जनसंख्या है, कितने प्रकार की जनसंख्या है, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा जवान इंसान यहाँ पे है, कितनी जनसंख्या की परिभाषा कितनी होगी, तो उसी से डिसाइड होगा ना। बच्चे काम नहीं कर सकते, बुजुर्ग काम नहीं कर सकते, तो बीच में जो यंग पॉपुलेशन आती है या जो यंग जनसंख्या आती है वही कार्य कर सकती है। तो जनसंख्या से हमें पता चलता है कि देश की जो आबादी है, देश की जो इंसान की जो कैलकुलेशन है वो कैसी है, वो देश आगे जाएगा या वो देश पीछे जाएगा। बेसिकली जनसंख्या की पढ़ाई से, जनसंख्या की स्टडी से हमें उस देश की जो ना वो जो रिसोर्स है और वो जो मानवीय रिसोर्स है उसके बारे में पता चलता है कि जो मानवीय उद्योग है यहाँ का ये कैसा है। ठीक है, तो अभी आज हम इसी चीज को पढ़ेंगे लेकिन ब्राजील और इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये ब्राजील का मैप है। तो इंडिया के कैपिटल को हम सभी जानते हैं, ब्राजील को भी हम जानते हैं। तो आज हम क्या पढ़ते हैं, हम पहले इंडिया को ले लेते हैं। ठीक है, कि देखो भारत की जो लोक संख्या है वो 121 कोटि वाली है। 2011 में लास्ट सेंसस हुई थी, उसके बाद कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन लोक संख्या की बेसिस पे इंडिया अभी फिलहाल नंबर 1 पे ही है, धीरे धीरे ये घटने लगी है। और देखो यहाँ पे एक और पॉइंट कही गई है कि 382 लोक संख्या की घनता है। आप लोग घनता के बारे में जानते हैं, घनता को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। घनता को कैसे निकाला जाता है कि जो टोटल हमारी देश की आबादी होती है, टोटल जो जनसंख्या होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड की जाती है, जो भारत भूमि की टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया को हम डिवाइड करते हैं। तो टोटल जनसंख्या डिवाइडेड बाय, या उसका जो डिवीजन होता है उसको, जो टोटल भारत की ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये मानचित्र यानी भारत में जो भूमि है, भूमि की कौन सा की वैल्यू कितनी है, टोटल एरिया कितना है, तो किलोमीटर स्क्वायर में उसको डिवाइड किया जाता है। और उसी से हमें मिला है कि 382 लोग, 382 लोग हर वर्ग मीटर में,
हर वर्ग मीटर में किलोमीटर में रहते हैं। तो भारत जो है 121 कोटि की, जो कि बढ़ चुकी है, जनसंख्या की देश है, जहां पे हर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, जिससे कि उस टाइम पे भारत नंबर 2 में था जनसंख्या की बेसिस पे पूरे देश में। लेकिन अभी वो नंबर 1 बन चुका है, चाइना को पीछे रख करके। अब देखो 17.5% है ना जागतिक लोक संख्या छे वाटा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम विश्व में पूरे विश्व का पॉपुलेशन देख ले, पूरे विश्व की जनसंख्या को देख ले, उसमें भारत का कितना परसेंटेज है? 17.5%। तो पूरे देश की पॉपुलेशन, पूरे मान लो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, अगर वो 100 है, तो 100 में 17.5% पॉपुलेशन भारतीय लोगों की है। समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। जो भी बच्चों को डाउट है वो जरूर पूछेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया हुआ है। इस मैप पे मैंने इंडिया का पॉपुलेशन दिखाया है 2011 में, साल में। इंडिया पॉपुलेशन मैप 2011 के बेसिस पे ये मैप बनाई गई है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बोला है कि 0 to 10 मिलियन लोग जहाँ पे रहते हैं, वहां पे ये लाइट लाइट कलर होगी। फिर 10 to 50 मिलियन लोगों के लिए ऐसे करते 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 मैंने जितने कलर्स जो डीप होते गए हैं ना, देखो मेरे माउस का कर्सर कहाँ पे है, जितने कलर्स डीप होते गए हैं उन स्थानों पे पॉपुलेशन की वृद्धि होती गई है। अकॉर्डिंग टू दैट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुझे मिल रहे हैं। देखो सबसे डीप कलर मुझे उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। उसके बाद मुझे मिल रहे हैं बिहार में। फिर मुझे कहाँ पे मिल रहा है? महाराष्ट्र में भी काफी डीप है। सेकेंड कैटेगरी में महाराष्ट्र आ गया, है ना। उसके बाद मुझे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब सेम सेम दिख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी कम कम पॉपुलेशन मुझे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, है ना। फिर उससे भी कम मुझे असम, उत्तराखंड, ये स्थानों पे मिल रहे हैं। और कितनी कितनी इनकी जनसंख्या होती है वो मैंने डेटा के रूप में लिख दिया है। कलर के बगल में डेटा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? ये दिखा रहा है कि कितने लोग यहाँ पे रह सकते हैं, है ना। और सबसे कम देखो पहाड़ी जो प्रदेश होते हैं, जैसे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ स्थान, यहाँ पे मुझे जनसंख्या सबसे कम मिल रही है। तो जनसंख्या सबसे कम मिलने की कौन सी मेजर रीजन क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा? सबसे कम जनसंख्या इन स्थानों पे क्यों मिल रही है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, फिर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो उत्तर पूर्वीय भारत में, क्यों मुझे सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे मिल रही है? आप कुछ कुछ चीजों को रिलेट करेंगे तो मिल जाएगा। मैंने हमेशा आप लोगों से कही हुई है कि भूगोल को पढ़ने का जो तरीका है वो चीजों को रिलेट करके पढ़ना होता है, दो दो चीजों को मिला के पढ़ना होता है। तो इन स्थानों पे ऊपर सबसे कम जनसंख्या मुझे क्यों मिल रही है? क्या लग रहा है आप लोगों को? कौन बताएगा? मैम जी उस जगह पर ज्यादा उस जगह पे ज्यादा सुविधा नहीं होती इसलिए। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल यहाँ पे सुविधा नहीं है। एक और बात भी है, भौगोलिक के कारण भी है। सुविधा क्यों नहीं है वहां पे? आप लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये जो नॉर्थ उत्तर पूर्वीय राष्ट्रों को देखिए, यहाँ पे चीजें कुछ कुछ कॉमन है। भूगोल की तरीके से भी आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलता है हमें? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें पहाड़ मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। पहाड़ों पे रहना इतना आसान नहीं होता। वहां पे जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ठंड होती है, लोग वहां पे नहीं रहते। वहां पे इतनी आबादी। हाँ जी। वहां पर ऑक्सीजन की क्षमता भी कम होती हाँ है। वो भी है। बहुत ठंड होने के कारण ऑक्सीजन भी बहुत कम है। साथ साथ देखा जाए तो इन स्थानों में बर्फ भी गिरते हैं, इसीलिए नहीं होता है। तो ये भी, और इन सब रीजन की वजह से क्या होता है ना, ये ज्यादा यहाँ पे आपको साधन भी नहीं मिलेंगे, तो लोग यहाँ पे उतना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो भारतीय की जो जनसंख्या है उसका अगर हम वितरण करें या उसको थोड़ा बहुत देखें कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हमें या पॉपुलेशन या जनसंख्या मिल सकती है। तो देखो बाबा, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उत्तर केरल मैदानी प्रदेश माना,
ये उत्तर प्रदेश की ये जो रीजन है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा अच्छी क्लाइमेट मिलती है, इन स्थानों पे, दिल्ली में देखो, दिल्ली जो है वो हमारा कैपिटल है, चेन्नई में बहुत, ये चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये सब ऐसे राज्य है, मतलब ये सब ऐसे शहर है ना जहाँ पे नौकरी की, जहाँ पे रोजगार की, पढ़ाई की, सुख सुविधा की बहुत ज्यादा चांसेस है ना। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये तो हमारे सबसे 4 बड़े शहर हैं। अभी पुणे और बेंगलुरु भी ऐड हो गया है, बाकी बहुत सारे अभी और आ गए हैं, है ना। जैसे उड़ीसा में आए हैं, महाराष्ट्र में आए हैं, गुजरात में आए हैं। तो इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है, सुख सुविधा ज्यादा मिलती है। और देखो, सबसे कम हमें कहाँ पे मिलेगी, सबसे जनसंख्या जो विरल है, पर्वत में कोई रह नहीं सकता, प्रांगणल प्रदेश में भी रहना बहुत मुश्किल है, घनदाट वन क्षेत्र जहाँ पे बहुत जंगल है, वहां पे कैसे हम रहेंगे। जो शुष्क एरिया है ना, कल हम पढ़ रहे थे ना, वो जो कांटों वाला जंगल, राजस्थान वगैरह, फिर गुजरात के कुछ कुछ रीजन्स, वहां पे भी रहना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट बहुत डिफिकल्ट है। वहां की हमेशा गर्मी रहती है, या तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। इस रीजन से हम वहां पे नहीं रह सकते। तो देखा जाए तो अगर भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या को अगर हम बांटे तो मोस्टली दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, इन्हीं राज्यों में और उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों में जहाँ पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है, वहां पे सबसे ज्यादा है। तो देखो, ये जहाँ पे डीप कलर आपको दिख रहे हैं ना, इन इन राज्यों में ना सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सुख सुविधा है। सिर्फ सुख सुविधा का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर आप देख लोगे ना, वहां पे बारिश इतनी अच्छी होती है, जो गंगा नदी वहां से गई है, तो इतनी खेती बाड़ी वहां पे पॉसिबल है, लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं। तो जहाँ पे खेती बाड़ी पॉसिबल है, जहाँ पे सुख सुविधाएं हैं, नौकरी के साधन है, लोग वहीं पे ज्यादा रहेंगे। इसके कंपैरिजन में जहाँ बहुत जंगल है, बहुत पानी है, बहुत पर्वत है, ठंड है, वहां पे लोग नहीं रहेंगे। तो हमें भारत को ऐसे देखना पड़ेगा कि भारत में ऊपर है हिमालय, दोनों साइड में है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, एक तरफ है हमारे राजस्थान का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, और इधर भी नॉर्थ ईस्ट में भी हमें पहाड़ मिल रहे हैं। तो जहां पे आपको मिल रहा है प्रकृति बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ना डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही है, हम वहां पे नहीं रह सकते। इंसान जो है ना, बहुत गर्मी भी नहीं सहन कर सकता, बहुत ठंड भी नहीं सहन कर सकता। इसीलिए जो मध्य रीजन है ना भारत का, ये स्थान, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, इन्हीं स्थानों में इंसान सबसे ज्यादा रहेगा। समुद्र तट के एरिया में क्या होता है, साइक्लोन की भूमिका ज्यादा रहती है, बारिश बहुत होती है, प्लस यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, कल ही हमने पढ़ा, यहाँ पे सॉल्ट जो है ना, लवण बहुत ज्यादा रहते हैं, नमक की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो लोग यहाँ पे कैसे खेती बाड़ी करेंगे। लोगों को ऐसे बीच का कुछ एरिया चाहिए जहाँ पे खेती बाड़ी भी अच्छी हो सके, हम थोड़ा बहुत फैक्ट्री भी बना सके, बड़े बड़े शहर भी आ जाए, और क्या हो, हमें सुख सुविधा भी प्राप्त हो। तो इसीलिए भारत की जो जनसंख्या है ना, वो पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेम टाइप से हर राज्य में। ऐसा नहीं कि एक राज्य में 100 लोग रहते हैं तो दूसरे राज्य में भी 100 लोग रहेंगे। लोग वहीं पे रहेंगे जहां प्रकृति के साथ साथ मानवीय संपदा एक साथ जुड़ के रह सकती है। अगर प्रकृति अच्छी हो तो वहां पे नौकरी भी अच्छी बनानी चाहिए, है ना। वहां पे इंडस्ट्री या फैक्ट्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रोजगार के साधन भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको समतल भूमि चाहिए, बिना समतल भूमि के जहाँ पे आप खेती बाड़ी भी कर सके और थोड़ी थोड़ी फैक्ट्री वगैरह भी लगा सके, ऐसी एरिया आपको चाहिए जो कि प्रकृति के साथ साथ मानवीय डेवलपमेंट के लिए या जो मानवीय संपद के लिए बहुत अच्छा साबित हो। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो, इसकी तुलना में हम ब्राजील को देख लेते हैं। तो ब्राजील में हमें क्या पिक्चर मिल रही है, ब्राजील में हमें देखने को मिल रहा है कि ब्राजील की जो जनसंख्या है 19 कोटि की है ना। देखो भारत की कितनी थी, भारत को अगर हम बैक करके जाएं और देखें तो 121 कोटि, 121 करोड़, है ना। और 121 करोड़ के आप कंपैरिजन में जाओ तो सिर्फ 19 कोटि
देखो भारत कितना बड़ा देश है, ये इसका नंबर कितना है, पूरे देश में ये नंबर 5 पोजीशन पे है लोक संख्या के डिपेंड, मतलब ऊपर लोक संख्या की इंफॉर्मेशन या डेटा के ऊपर, ठीक है। जहां पे हमने देखा कि इंडिया में 384 382 जो है वो लोक संख्या की घनता है, यहाँ पे सिर्फ 23 है, 23। माना से इतने बड़े देश में सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर हमें 23 लोग देखेंगे, 23 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर इतनी ज्यादा आबादी है, 382 लोग रहते हैं। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ब्राजीलियन हमें कितने मिलेंगे, कितने परसेंटेज ब्राजील का है ना, अगर पूरे विश्व की जनसंख्या 100% है तो वहां पे सिर्फ 2% है ब्राजील का पॉपुलेशन या ब्राजील की जनसंख्या, है ना। तो अभी देखो इसको समझना है कि जो है ना ब्राजील में हम देखते हैं कि ये जो एरियाज है ना, ये ऊपर वाले उत्तर जो प्रदेश है, उत्तरीय प्रदेश में बहुत ज्यादा घने जंगल हैं, जिनको हमने कल अमेज़न के वनस्पति और प्राणियों के तरीके से पढ़ा। ब्राजील में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा ये है ना समुद्र तट, ये समुद्र तट के निकट ही हमें सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ब्राजील का उत्तरीय जो प्रदेश है वो इतना गर्म है और इतनी यहाँ पे बारिश होती है, इतनी वनस्पति और जंगलों से ये भरी है कि लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन जो समुद्र तट है वो कम से कम ठंडा है, पानी अच्छी मिलती है और इतना गर्मी नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, है ना। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा है ना, 45 मिलियन तक भी लोग यहाँ पे रहेंगे, जो डीप ग्रीन कलर वाले हैं, विशेषकर ये एरिया, है ना। तो इसीलिए समुद्र तट के निकट होने के कारण इनको समुद्र की वायु मिलती है। चलो जो है ना यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खेती बाड़ी नहीं होती है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होता है वो इसके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है। तो सबसे ज्यादा लोगों को कंफर्टेबल फील होता है कि वो जब समुद्र के निकट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा अगर नहीं भी हो तो जो वन्य प्राणी है या जो बहुत ज्यादा बारिश है या बहुत ज्यादा वनस्पति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोगों को रहने में कंफर्ट प्राकृतिक फैक्टर्स के लिए, नेचुरल फैक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा उपदायी मिलती है। बाकी इन स्थानों को आप देखेंगे ना, लाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन, ये जो ये व्हाइट व्हाइट एरिया, ये सो जहाँ पे मेरी कर्सर अभी घूम रही है, इन स्थानों के ऊपर रहना मुश्किल। एक तो बहुत ज्यादा बारिश, बारिश रुकती नहीं है, बहुत ज्यादा घने जंगल, बहुत ज्यादा प्राणी पशु पक्षी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक और बात भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्राजील में बहुत ज्यादा ना जाति उपजाति, ऐसी जो है ना ट्राइब्स जिसको हम कहते हैं, तो ये आदिवासी बहुत ज्यादा है। तो ये आदिवासी लोग जो होते हैं ना, ये जंगलों को काटते हैं, काटकर उन्हीं में वो खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, फिर से बारिश होती है और फिर से जंगल हो जाता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना कि मैम अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ पे घने जंगल है, इन एरिया में हमें कैसे ग्रीन ग्रीन कलर मिल रहा है, इन एरिया में हमें डीप ग्रीन कलर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो आदिवासी जो जनसंख्या है वो यहाँ पे रहती है, तो वो कुछ खेती बाड़ी यहाँ पे करती है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है कि आदिवासियों की जनसंख्या को भी हम ले रहे हैं क्योंकि वो नेचर में रह के ही, प्रकृति के बीच में रहकर ही खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन वो किसी चीज को हानि नहीं पहुंचाते। एक स्थान पे काम करते हैं, फिर उस स्थान में बारिश होती है, जंगल हो जाता है, फिर वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो उनकी जो प्रक्रिया है ना, वो हम इंसानों के जैसे, हम जो नागरिक इंसान है ना, शहरों में रहने वाले हैं, उनके जैसे नहीं है। वो प्रकृति के साथ साथ हर एक चीज करते हैं, वो कभी प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते। अगर वो खेती बाड़ी करते भी हैं तो उस स्थान को पुनः वो हरा भरा करने का स्कोप भी देते हैं। तो उनकी जो खेती बाड़ी की स्टाइल है या जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत ज्यादा नेचर के क्लोज है। वो नेचर के अगेंस्ट जाकर पूरे पेड़ों को हटाकर, जंगलों को काटकर नहीं करते। वो थोड़े स्थान लेते हैं, थोड़ा समय कुछ कुछ उगाते हैं, वहां से चले जाते हैं, फिर से बारिश होती है तो वहां पे जंगल हो जाता है। तो इसीलिए जंगलों के बीच में अगर आपको ऐसी देखने को मिल रही है, यहाँ पे आदिवासी प्रजाति सबसे ज्यादा है। और भारत की तुलना में ब्राजील में तो इतनी जनसंख्या है ही नहीं,
बहुत कम जनसंख्या है, जनसंख्या की जो घनत्व है वो भी बहुत कम है। यहाँ तक सभी को समझ में आया या कोई और प्रश्न पूछना चाहेगा? प्लीज बताइए मुझे, कोई डाउट किसी को है? सबको सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. No doubt. ओके, Yes, ma'am. चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अभी देखो, ब्राजील मध्ये लोकसंख्या का वितरण। आपने इंडिया में भी लोकसंख्या का वितरण देखा कि कुछ कुछ शहरों में और कुछ कुछ राज्यों में लोकसंख्या वितरित है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे देश में नहीं है। जैसे उत्तर राज्य, फिर जो उत्तर पूर्वीय राज्य में बहुत कम मिलते हैं जंगलों की वजह से, पहाड़ों की वजह से। लेकिन ब्राजील में अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है उसको हम पढ़ेंगे कि ब्राजील मध्ये लोकसंख्याचे वितरण कैसे होती है ना। तो देखो, ब्राजील को तीनों स्थानों में डिवाइड किया गया है। पूर्व किनारा पट्टी, मतलब ये वाला जो किनारे की जो पूर्व में जो किनारा दिख रहा है ना, ये प्रशांत अंतरा, ये जो महासागर है ना, अटलांटिक महासागर के इधर। फिर अमेज़न खोरे, अमेज़न मतलब ये वाली रीजियन, मतलब ये वाला एरिया जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे अमेज़न की जंगल है। और मध्य और पश्चिम भाग, ये मध्य भाग ये वाला, और पश्चिम भाग ये वाला। तो तीनों भागों में हमने जो है ना ब्राजील की जो जनसंख्या है उसको डिवाइड किया। इसी के संदर्भ में मैं लास्ट स्लाइड में आप लोगों से बात कर रही थी ना कि देखो, ब्राजील में यहाँ पे समुद्र तट पे, पूर्वीय समुद्र तट पे सबसे ज्यादा जनसंख्या की जो वृद्धि है वो पाई गई है। अभी आपको समझना है, यहाँ पे भौगोलिक कारण है, यहाँ पे जियोग्राफी के कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो ब्राजील की जो ये पूर्वीय तट है, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जनसंख्या मिल रही है। इसका एक ही कारण है, यहाँ पे बारिश तो अमेज़न की तुलना में कम है, यहाँ पे जलवायु अच्छा है, प्राणी नहीं है, बहुत ज्यादा पक्षी नहीं है, बहुत ज्यादा घने जंगल नहीं है, प्लस समुद्र तट से आए हुए ठंडे ठंडे जो हवा है, ये हवाओं की वजह से ही यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो क्या होती है, यहाँ पे साधन अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपको जंगल कट नहीं करना पड़ रहा है, पशु पक्षियों की जो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस यहाँ पे नहीं है, प्लस क्लाइमेट भी अच्छा है, और बहुत ज्यादा पहाड़ पर्वत तो कुछ ऐसे तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना, देखो ये जो पिंक कलर है ना, जो सबसे ज्यादा पिंक कलर आपको जहाँ पे दिख रहा है, ये डॉट 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 ऐसे करके, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि है। तो सबसे ज्यादा पिंक डॉट मुझे ये उत्तरीय पूर्वीय किनारे तट पे ही मिल रही है ना, सबसे ज्यादा। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जमीन बहुत अच्छी है, कृषि और उद्योग भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो है ना प्राकृतिक जो फैक्टर्स है वो अच्छे हैं। तो अच्छे से खेतीबाड़ी भी होगी, खेतीबाड़ी माना बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो भी होगी अच्छी होगी, क्योंकि समुद्र तट के निकट है। तो लैंड जो है यहाँ पे जो जमीन होगी वो बहुत ज्यादा सॉल्टी रहेगी, बहुत ज्यादा नमक की रहेगी, लेकिन जो भी उगेगी बहुत अच्छा उगेगी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है। ठीक है, अभी हम जैसे ही अमेज़न को जो इसका पूर्वीय किनारा है उसको पढ़ लिया, फिर हम आएंगे ब्राजील की अमेज़न के जंगल में, मतलब ये वाला। देखो यहाँ पे जो पिंक डॉट्स है ना, इनके घनत्व सबसे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही रीजन है, बहुत ज्यादा जंगल, बहुत ज्यादा पशु पक्षी, और जो है ना यहाँ पे संभावना बारिश की वजह से बहुत कम है। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि मिट्टी हमेशा गीला रहता है, और गीली मिट्टी में आप जो हमेशा गीला रहता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें ही अच्छे तरीके से नहीं पहुंचती, क्योंकि पेड़ इतने लंबे लंबे हैं, तो जमीन तक अगर सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी तो आप क्या ही उगाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बहुत दुर्गम हो जाती है। तो प्रतिकूल हवामान, जास्त परियमान, दुर्गमता, यहाँ पे ना मानव की जो बस्ती है या इंसान कैसे यहाँ पे रहेगा, ये बहुत डिफिकल्ट कर देता है। यहाँ पे रहना नेक्स्ट टू नो हो जाता है, क्योंकि ये कुछ कुछ भौगोलिक जो फैक्टर्स है वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। अभी देखो, जैसे ही हम ये उत्तर दिशा और पश्चिमी दिशा, पूर्वीय दिशा को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास रहता है पश्चिमी दिशा और ये मध्य वाला रीजन। यहाँ पे लोक संख्या ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मीडियम
टाइप की है, क्योंकि आप डॉट्स को देख रहे हो, ये जो डॉट्स है ना, ये थोड़े 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 घने हैं, कभी 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 हल्के भी हैं। तो इन स्थानों पे इंसानों की जो जनसंख्या है ब्राजील में, वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन मीडियम टाइप है। तो मीडियम टाइप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत उच्च भूमि आपको मिलेंगे, पहाड़ नहीं मिलेंगे, लेकिन मालवन टाइप थोड़े थोड़े उच्च भूमि मिलेंगे। तो यहाँ पे लोग जो है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं रहेंगे, बहुत कम भी नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे कामकाज, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी, थोड़ी बहुत मतलब कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्रीज डालना, ये हो जाएगा। तो बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा वो पूर्व में होगा, सबसे कम ये ब्राजील के जो ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है या उत्तर वाला पोर्शन है, यहाँ पे होगा। और मीडियम प्रकृति की जनसंख्या जो है वो हमें पश्चिम दिशा और मध्य ब्राजील में मिलती है। क्लियर हो गया सबको? इंडिया के तरह किन्हीं राज्यों में ये फोकस नहीं है, इनका जो फोकस है वो डिवाइड हो गया है। माना पूर्वीय जो समुद्र तट है वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या मिल रही है। चलो, किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम एक चीज देख लेते हैं। ये हमने कवर कर लिया, अभी हम जा रहे हैं ना इसके ऊपर, लोक संख्या की रचना। ठीक है, भारत और ब्राजील को हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने मैथमेटिक्स पे ग्राफ किया है? ग्राफ किन्होंने पढ़ा है? ग्राफ मैथमेटिक्स पे? हाँ जी, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पे ग्राफ पेपर पे की है ना, तो ऐसे डॉट्स डॉट्स लगा के उनको ज्वाइन करना, प्लॉट करना। ठीक है, तो ऐसे मैम। करके, ओके, तो जब हम ऐसे ही ग्राफ के ऊपर या मैथमेटिक्स के हेल्प से भूगोल में डेटा को, भूगोल में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक पिक्चर के टाइप से हो जाता है। जैसे अभी हम देखो, अभी हम लोक संख्या की रचना पढ़ रहे हैं, और देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने साल लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमने कितने जो पॉपुलेशन है ना वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ब्राजील का है। देखो ब्राजील की अगर आप देखो तो ये सेम है, सेम रहते 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 2000 साल के बाद अचानक से ये जनसंख्या बढ़ गई है। आप इंडिया का देखोगे ना, तो इंडिया में ना थोड़े थोड़े अप डाउन ऐसे वी 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 काइंड ऑफ है। मतलब पहले पॉपुलेशन उठा, फिर से गिर गया, फिर से उठा, फिर थोड़ा सेम गया, फिर गिरा, और अभी 2001 से लेकर 2011 तक ये वृद्धि की ओर है, या तो थोड़ा सेम है या थोड़ा 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 ऐसे बढ़ रही है ना। तो ब्राजील की जनसंख्या को अगर आप इंडिया की जनसंख्या से कंपेयर करेंगे ग्राफ के फॉर्मेट में, तो आप देखेंगे कि ब्राजील की जनसंख्या सेम रहते रहते अचानक बढ़ गई है। कुछ तो रीजन रहेगा। मान लो अचानक पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? देश में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होने लगती है, डॉक्टर्स अच्छे हो जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, लोगों की मृत्यु कम होती है, या तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो ज्यादातर लोग यहाँ आ जाते हैं, है ना। इसकी कंपैरिजन में आप भारत को देखोगे तो भारत में ऊंच नीच चली हुई है कि कभी जनसंख्या कभी कम होते होते बढ़ गई, फिर थोड़ी सेम रही, फिर बढ़ गई। तो माना बहुत सारे फैक्टर्स रह सकते हैं कि इंडिया में मान लो कि धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ी है क्योंकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छी सुख सुविधा मिली है, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे होने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी या उनकी जो प्राप्ति वो ज्यादा हो गई। तो इंसान का स्वास्थ्य अच्छे रहेगा तो मृत्यु की जो रेट है वो कम होती जाएगी। फिर बहुत ज्यादा जन्म होंगे, बर्थ ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन और बढ़ेगा। और बर्थ कैसे ज्यादा बढ़ती है? जब इंसान का स्वास्थ्य अच्छे होने लगता है। इसी के बेसिस पे जो हमने दिखाए हुए हैं ना यहाँ पे, वही डेटा जो प्रेजेंट किया गया है। अब देखो कि हम इनको ना एक पिरामिड के टाइप में पढ़ते हैं, जैसे ट्रायंगल शेप में, ये इसको पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिड जो है ना, ये 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये भी भूगोल में एक 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 फॉर्मेट है, एक टाइप है कि भूगोल में जब आप जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आप पिक्चर या ग्राफ के फॉर्मेट में टाइप से प्रेजेंट करते हो,
तो वो ऐसे ऐसी कुछ पॉइंट्स हो जाती है। जैसे हमने लास्ट डायग्राम में ग्राफ पढ़ा, इस डायग्राम में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्राइंगल के फॉर्म में पिरामिड पढ़ रहे हैं, जिसको पॉपुलेशन पिरामिड या जनसंख्या की जो मनोरा या पिरामिड कही जाती है। ये नीचे वाली जो पोर्शन है, ये बच्चों के पोर्शन को दिखाती है कि कितने बच्चे देश में है, टोटल जो पॉपुलेशन है, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, इंडिया का हो या ब्राजील का हो, अमेरिका का हो, किधर का भी हो, ये बच्चों की जनसंख्या को दिखाता है। इसके टॉप पोर्शन में रहते हैं वृद्ध, जिनकी आयु 65 या उससे ज्यादा होती है, 60 प्लस होती है। 2018 से लेकर के 55 तक या 58 तक या 60 तक ये मिडिल वाली पॉपुलेशन रहती है। माना यहाँ पे यंग एज वाली पॉपुलेशन दिखाई जाती है। तो बच्चे काम नहीं कर सकते, बूढ़े काम नहीं कर सकते। जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिससे कि देश की इनकम पता चलती है कि यहाँ पे कितनी रोजगार होती है, कौन लोग यहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किधर काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब इधर से पता चलता है कि कार्यशील यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कैसी है। तो किसी भी देश में प्रगति हो रही है, हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, वो ये कार्यशील जो जनसंख्या है उसकी देखभाल से पता चलता है। जितने ज्यादा कार्यशील जनसंख्या, उतनी मानो देश की प्रगति, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य तो इन्हीं ये यंग लोग ही करते हैं। अगर बाल्य पॉपुलेशन और वृद्ध की जो जनसंख्या है ये अगर ज्यादा है, तो मानो देश में प्रगति ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बाल पॉपुलेशन और वृद्ध पॉपुलेशन काम नहीं कर सकते। बाल तो ये तो बच्चे हैं, ये कैसे काम करेंगे, और वृद्ध जो है इनकी काम करने की क्षमता ही नहीं है। तो अगर ये बाल पॉपुलेशन और वृद्ध पॉपुलेशन को टोटल ऐड किया जाए, तो ये निर्भर रहते हैं ये कार्यशील पॉपुलेशन में। जैसे कोई घर में एक छोटा बच्चा होता है, और मानो एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे हैं, और हमारे ऊपर हमारे दादा दादी नाना नानी रहते हैं। तो ये दादा दादी की जो जिम्मेवारी और छोटे बच्चों की जिम्मेवारी वो हमारे पापा पे होती है या मम्मी पे होती है। तो ये वृद्ध और बाल, इनका जो टोटल पॉपुलेशन होगा ऐड करके, ये कार्यशील पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है कि ये जो इनकम करेंगे उससे ही वृद्ध को मिलेगा और बच्चों की भी पोषण होगी, क्योंकि फैमिली में ऐसे ही होता है ना, हम भी हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है ना। तो ऐसे करके सबको समझने में आसानी हो रही है। कोई मुश्किल किसी को है, कोई प्रश्न किसी को है, प्लीज बताइए। ठीक है, मानो अगर किसी देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो अगर बहुत ज्यादा बाल पॉपुलेशन की वृद्धि होगी ना, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, तो ये जो बाल पॉपुलेशन की जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा है। सबसे कम वृद्ध पॉपुलेशन का ये सेगमेंट है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि इतने लोग शायद वृद्ध अवस्था तक पहुंचते ही नहीं, बहुत लोगों की मृत्यु भी बीच में हो जाती है 65 वर्ष 60 वर्ष से पहले ही। लेकिन कार्यशील पॉपुलेशन मीडियम प्रगति की है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 18 से लेके 57 58 तक, तो आजकल स्वास्थ्य हमारा इतना अच्छा हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है कि इसीलिए लोगों की जो ये कार्यशील जो पॉपुलेशन है ना, कार्यशील जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो अगर मोटे रूप से आप देखेंगे तो ये बाल पॉपुलेशन से थोड़ी कम है कार्यशील पॉपुलेशन। अगर बच्चों की अच्छी देखभाल हो, अच्छा पोषण मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो वो बच्चे बड़े होकर कार्यशील पॉपुलेशन में आ जाएंगे, और कार्यशील पॉपुलेशन अच्छा रहेगा तो वो 65 के ऊपर जिंदा भी रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट, अब देखो लोक संख्या का प्रमाण जो है ना, ब्राजील का देख लो और भारत का देख लो। तो ये दोनों ग्राफ आप देख रहे हो, इसका कौन कंपेयर करके मुझे बताएगा कि क्या हमें समझ में आ रहा है। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने एक ग्राफ का पढ़ाई की, कैसे उस ग्राफ को हम जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ब्राजील का और भारत का, इससे आपको क्या पता चल रहा है, कौन बताएगा? क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो किस एक्सिस में क्या दिया गया है वो बताएं।
और इनको पढ़ करके आपको क्या समझ में आ रहा है, प्लीज बताएंगे मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ। किसी को समझ में नहीं आया? कौन आंसर देगा? वो जो ग्राफ हमने देखे उसका मतलब क्या था? किसी को समझ में नहीं आया? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है सभी को, हाँ या ना? आ रही है मैम। ओके, तो ये ग्राफ देखकर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे? देखो, ये अगर आप भारत का देख लो, ये नीचे भारत है और ऊपर ब्राजील का देख लो, तो ये लोक संख्या की परसेंटेज दी गई है और यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, है ना? तो जो ब्राजील की पिक्चर हम देख रहे हैं, ये धीरे 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 करके गिर रही है। माना जो पॉपुलेशन परसेंटेज है, इन सालों में गिरावट देखी गई है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में हम इंडिया को देखें, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो धीरे 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 बढ़ती गई है। ये यू शेप हो गई है, एक ओवल शेप टाइप ऑफ हो गया है, एक पहाड़ के जैसे ऐसे ऊपर आते आते फिर ये फ्लैट हो गई, फिर ये थोड़ी ऐसे फ्लैट होकर के ऐसे, फिर थोड़ी 2011 की तरफ नीचे आने लगी। तो माना क्या, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कभी ऊपर नीचे के पोर्शन से गई हुई है। इसका माना ब्राजील की जनसंख्या गिरती गई है, लेकिन भारत की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 2011 में थोड़ी गिरने की, थोड़ी नीचे आने की टेंडेंसी दिखाई दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो ब्राजील है ना, ब्राजील में पॉपुलेशन कम इसलिए होती गई क्योंकि बहुत सारे रीजन है। एक तो यहाँ पे मृत्यु ज्यादा हुई, जन्म बच्चों के ज्यादा नहीं हुए, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी वहां पे नहीं मिलने लगी, भौगोलिक तरीके से बहुत ज्यादा जंगल वगैरह भी है। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या तो उस देश में वैसे भी नहीं है, सिर्फ 19 कोटि है, और इंडिया तो 121 कोटि। इंडिया बहुत डेवलपिंग एक कंट्री है, बहुत प्रगतिशील देश है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, बड़ी बड़ी शहरें हैं, लोक संख्या ज्यादा है क्योंकि शिक्षा अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे मिलने लगे। तो बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त करने की वजह से भारत की जनसंख्या भी देखो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और फिर अभी 2011 में आके थोड़ी सी गिरने लगी, क्योंकि लोगों को शिक्षा मिलने की वजह से सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज बनाई गई कि इतनी जनसंख्या किसी देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्पेस कम है, जगह कम है। तो बहुत ज्यादा ना ये स्लम्स वगैरह बढ़ने लगे, गरीबी आने लगी। इसीलिए सरकार ने कहा कि जनसंख्या की कंट्रोल होनी चाहिए। और जो है ना, इसके चलते ही देखो 19 ये जो 90 से अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी थोड़ी गिरने वाली टेंडेंसी आने लगी। पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मेरी कर्सर जहाँ पे है उससे देखो थोड़ी गिरने लगी, 90 तक तो आते आते 2000 तक गिरी, 2011 तक और गिरी, है ना? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर हम देखें पॉपुलेशन की, ये यहाँ से टिल 90, तो 1970 ऐसे थे, 1980 1990 तक पकड़ लो, बहुत ज्यादा इंडिया में डेवलपमेंट हुई इसीलिए, है ना? और देखो नेक्स्ट जो स्लाइड हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, आयुर्मान क्या है। आयुर्मान का मतलब क्या है, इसका हमें देखना है कि आयुर्मान का मतलब क्या होता है, इसको हमें जानना है। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आयुर्मान मीनिंग क्या है। आयुर्मान का मीनिंग यही है कि
एक देश में ना एक इंसान रहता है, लेकिन उन इंसानों की एवरेज लाइफ कितनी है, वो कितने साल तक मैक्स एवरेज जिंदा रहते हैं। कि मानो देखा जाए कि कोई भी आदमी किसी देश में मानो 60 साल से पहले उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन पहले जमाने में ना मृत्यु बहुत पहले आ जाती थी, क्योंकि जो मेडिकल रीजन था, जो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल साधन थे, वो इतने डेवलप नहीं होते थे। थोड़ी बहुत बीमारी होती थी, लोगों को चिकित्सा नहीं मिलती थी, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। प्लस नेचर में कुछ होता था, तो आजकल के जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं होता था कि पहले से ही मैसेज भेज देंगे। तो मानो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक हुआ, ये बहुत साइक्लोन आई, तो लोग मर जाते थे, क्योंकि मैसेज नहीं मिलता था, तो लोग उस जगह को छोड़ते भी नहीं थे। अचानक से प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, साथ साथ युद्ध वगैरह भी होते थे, तो बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अभी जो है मेडिकल अच्छा हो गया है, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी होने के कारण हमें पहले से ही वार्निंग मिलती है, तो प्राकृतिक आपदाओं से हम भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। साथ साथ इतनी ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह भी देशों में हिस्टोरिकल टाइम्स, पहले इतिहास में जितना होता था उतना तो अभी नहीं होता है। तो एक एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जो सरसरी आयुर्मान, मतलब एवरेज जो एक इंडियन या एक ब्राजीलियन जिंदा रहेगा, वो देखो धीरे धीरे बढ़ती गई है। पहले में भी इंसान जो है ना, वो बहुत कम आयु में उसकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अभी उसकी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा साल तक जिंदा रह रहा है। एक छोटा बच्चा में भी पहले जमाने में 3-4 साल तक जिंदा रहता था, थोड़ी बीमारी होती थी, मर जाते थे। लेकिन आज वो छोटा बच्चा अगर बड़ा होकर, यंग होकर, फिर वो वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है, तो पहले जो बच्चा में भी 10 साल में चला जाता था, आज वो 65 साल 70 साल तक वो बुजुर्ग अवस्था तक पहुंच रहा है। तो उसकी जो आयुर्मान है, उसकी जो जिंदा रहने की अवधि है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जितनी ज्यादा साल वो जिएगा, उतनी ही ज्यादा साल वो यंग एज में देश के लिए काम करेगा, तो देश को प्रगति मिलेगी, नेशनल इनकम ज्यादा होगा, है ना। तो ये आयुर्मान की वृद्धि माना प्रगति, प्रगति का वृद्धि माना देश की जो उन्नति है या विकास है उसको प्राप्त करना। और ये जो आयुर्मान की जो आयुर्मान हमारा एवरेज जो हम जीते थे, उसकी एज बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हेल्थ अच्छा हो गया है, मेडिकल साइंस अच्छी हो गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है। हमें पहले से ही कुछ होने वाला है उसकी आभास होने लगती है, क्योंकि हमें बता देता है साइंस कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, आप लोग यहाँ से हट जाएं, है ना। और उसके साथ साथ जो है ना, मेडिकल के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी होने के साथ साथ लोगों की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगती है। तो इससे हम फर्दर अपना चिकित्सा कराने लगते हैं। लोग जानने लगे हैं कि अभी कौन से समय पे क्या करना है, वरना पहले जमाने में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी और झट से ही उनको वो बीमार हो जाते थे और मृत्यु हो जाती थी। तो साइंस की वजह से, मेडिकल साइंस की वजह से, और साथ साथ लोगों की जो प्रगति है, लोगों की जो है ना, लोग जो इतना अवेयर हो गए हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इतने गवर्नमेंट की भी इतनी जो प्रोसेस है, इतना जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इन्हीं सब रीजंस की वजह से ना क्या हो रहा है, लोगों में आयु की वृद्धि हो रही है। एक बच्चा बुढ़ापे तक पहुंचने का पूरा पूरा हकदार बन रहा है ना। लास्ट में मैंने आपको जैसे समझाया था कि जनगणना का मतलब क्या होता है, सेंसस होता है, हर 10 वर्ष में होती है। पहली जनगणना कब हुई थी वो भी लिखी हुई है। और जो है ना, ये IBGE, ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स, ये जो है ना, ये ब्राजील में करती है जनसंख्या। जैसे इंडिया में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी है, ये जो है ना, ये पॉपुलेशन को पढ़ती है, पॉपुलेशन को पूरा स्टडी करती है। ब्राजील में ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये पूरा पूरा वो जो कैलकुलेशन है, वो जो जनगणना है, वो करती है। तो ये उनका काम हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो, आपके टेक्स्ट बुक से थोड़ा दिखा दे, यहाँ पे भी वही दिखाया गया है जो हमने पढ़ा हुआ है ना। ये हमने जो लिंग पढ़ा,
कि एक साइड में मेल्स दिखाया जाती है, एक साइड में फीमेल्स दिखाई जाती है। मतलब ये जो है ना, ये पुरुषों की जनसंख्या है जो वृद्ध अवस्था तक कम है, मिडिल एज में एवरेज है, और बच्चों में, क्योंकि बच्चों की वृद्धि, बच्चों का जन्म सबसे ज्यादा होता है। मिडिल एज तक मानो 90% बच्चे पहुंचते ही हैं, मृत्यु कम होती है, बुढ़ापे तक तो बहुत ज्यादा होती है। तो आप ना, ये जो आपके पास जो ये एक मनोरा या जो पिरामिड दिया गया है ना, इससे आप बता सकते हैं कि कौन सी देश की अवस्था कैसी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो, ये देश में बच्चों की जनसंख्या काफी है, यंग एज में भी वो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो यंग हो रहे हैं। वृद्धावस्था तक आते आते उनकी जनसंख्या कम हो रही है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, क्योंकि उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये देश प्रगति को प्राप्त कर रहा है। इसके कंपैरिजन में मैं देखूं तो देखो, ब्राजील में जो है ना, बच्चों की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जो यंग एज में ना, यंग एज वाला पोर्शन है, यहाँ पे काफी अच्छी आबादी मुझे दिख रही है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो हर एक बच्चा यहाँ तक तो पहुंच रहा है। और हो भी सकता है कि अचानक से जनसंख्या यंग एज में इसलिए वृद्धि हो रही है कि बाहर के लोग शायद यहाँ पे आकर रहने लगे, जो कि यंग ग्रुप में है। तो वो बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यंग एज में है, और वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, माना ज्यादा से ज्यादा वो काम करते हैं तो इनकम होता है। और फिर देखा जाए तो ऊपर अगर आप देखेंगे, इंडिया के जैसे ब्राजील का भी सिचुएशन है। यहाँ पे जो है ना, स्त्रियां ज्यादा जिंदा रह रही है, पुरुष जो है ना वो ओल्ड एज में या जो बुढ़ापे तक कम पहुंचते हैं, मतलब बुढ़ापे तक ही उनकी मृत्यु हो जाती है, इस आयु तक, है ना। यहाँ तक पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो मानो 70 से 80 वर्ष भी देखा जाए तो ज्यादा नहीं पहुंच रहे हैं, फिर भी स्त्रियां पहुंच रही है, पुरुष उतना नहीं पहुंच रहे। तो ये जो ब्राजील है ना, यहाँ पे जनसंख्या, जन्म तो कम हो रहे हैं, लेकिन यंग एज ज्यादा दिखाई दिए जा रहे हैं, क्योंकि मे बी ब्राजील में बाहर से भी लोग आकर रह रहे हैं यंग एज में। और जनसंख्या बुढ़ापे में तो हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उतनी आयु तक जिंदा नहीं रहते। यही हमने पढ़ा, वो पीपीटी में वही देखा, यहाँ मैंने वही दिखाया है जो आपके बुक में दिया गया है, पीपीटी में हमने वही स्टडी की हुई है कि कैसे कैसे ब्राजील की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती गई है। और इंडिया में पहले तो बहुत बढ़ गई, फिर 2001 से लेकर 2011 तक वो गिरने लगी, 90 से लगभग लगभग गिरने लगी है ना। और फिर हमने आयुर्मान भी पढ़ा कि कौन कौन सा, मतलब ऐसा फैक्टर है जिससे इंसान कितने वर्ष जिएगा, उसकी जो एवरेज जो लाइफ होगी। मान लो मैंने कहा कि इंडिया में एवरेज जो है ना आयुर्मान 65 है, मतलब मोरलेस देखा जाए कि हर एक इंसान 65 साल तक तो जिंदा रहता ही रहता है ना। तो वो एवरेज है कि हर वो उतना तक तो कोई इंसान इंडिया में जिएगा ही, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटी हमने पढ़ी, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो गई, लोगों की में जागरूकता आ गई, तो इसीलिए, है ना, ये हमने पढ़ा। यही पैराग्राफ। अच्छा, साक्षरता देखो, भारत में कैसे साक्षरता बढ़ती गई। जितना आप साक्षर होंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा जनसंख्या किसी देश के लिए अच्छी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से। और ब्राजील में भी साक्षरता धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी, कि जो उपजाति प्रजाति वहां पे रहते थे, उनका भी जो वो भी ना, जो वो पीछे नहीं रहने वाले, वो भी आगे आए, उनकी वजह से ही इतनी साक्षरता बढ़ी है, वो भी सभ्य जाति में आने लगे। और फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि कौन सी जनसंख्या, मतलब सेंसस का मतलब क्या होता है, 10 साल में होती है। पहली जनसंख्या कब हुई थी, और इंडिया में तो सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया जनसंख्या की पूरी गणना करती है। और ब्राजील में जो है ना, ये जो है ना ब्राजील इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स, ये लोग पूरी जनसंख्या को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा पूरा पॉपुलेशन या जनसंख्या का चैप्टर जो हमने आज कवर किया। इसी के संदर्भ में पूरा पूरा चैप्टर आज का आपका कंप्लीट होता है। अभी आप लोग टोटल पूरा पढ़ेंगे, एक बार चैप्टर को पूरा गो थ्रू कर लीजिए और फिर मुझे बताइए क्या डाउट आप लोगों को है। फिर जो है मैं आपके डाउट सॉल्व करती हूँ। आप बताएंगे क्या डाउट आपको है, या डाउट नहीं भी है तो भी बताएंगे कि मैम हमें समझ में आ गया, पढ़ के हम बताएंगे, या ऐसे कुछ थोड़े आपके जो टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं गो थ्रू कर लीजिए। हमने ग्राफ पढ़ा, हमने वो जो मनोरा या पिरामिड था वो पढ़ा, साक्षरता देखी,
हमने एवरेज आयुर्मान देखी कि कितने साल तक एक इंसान मिनिमम किसी देश में जीता है। अगर कम आयुर्मान है मतलब उस देश में प्रगति नहीं हो रही है ना। एक इंसान अगर 50 साल में ही अपना शरीर छोड़ रहा है, मर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो यंग एज में ही वो इंसान की मृत्यु हो रही है। तो देश प्रगति को कैसे प्राप्त करेगा अगर उसकी जनसंख्या, उसका जो मानवीय संपदा है वो कम होने लगे? तो मानव ही है ना जो देश में रहेंगे, जो रोजगार करेंगे, जो देश को आगे लेके जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा संपदा भी अच्छी नहीं है, वो देश में फिर गरीबी को लाती है, और बहुत कम भी ठीक नहीं है। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ या आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं। मैम वो लोग संख्या के बारे में बता रहे हैं। देखो, हम जो जनसंख्या हमारे पास होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स होती है हमारे पास, है ना। एक टेबल में हम सब पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को पिक्चर के फॉर्म में या मैथमेटिक्स के फॉर्म में, जैसे ग्राफ में या पाई चार्ट में या ऐसे पिरामिड में, या मतलब आप थोड़ा उसको डायग्राम का फॉर्म दे देंगे, छवि का फॉर्म दे देंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। इसीलिए जो है ना, इसीलिए जो है हम भूगोल में मैथमेटिक्स का मदद लेकर के ऐसी छवि, ऐसे डायग्राम्स बनाते हैं, तो कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको प्रेजेंट करने की सुविधा हो। इसीलिए वो बनाई जाती है। चाहे वो ग्राफ हो तो हम मैथमेटिक्स को लेके आते हैं, चाहे वो मनोड़ा या पिरामिड हो उसमें भी मैथमेटिक्स को लेके आते हैं। तो ऐसे आप दोनों सब्जेक्ट को रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो टेबल के फॉर्म में पढ़ने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको ग्राफ में पढ़े या छवि के माध्यम में पढ़े तो समझने में आसानी होती है, और बहुत ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट भी हो जाता है ना। कि सिर्फ नंबर्स पढ़ने से अच्छा है आप उसको छवि के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में पढ़ें, तो आपको वो समझ में आ जाता है बेहतर। ठीक है उन्नति, मैंने आपका आंसर दिया है। सभी को समझ में आया? ये और नो? चलिए, ठीक है। आंसर कुछ मिल सकता है मुझे इस क्लास में से? ऑल ओके, नो डाउट? ओके, चलिए फिर आज इतना तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और बाकी